हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 मिलीमीटर व्यास की किसी पतली छड़ को उसकी लंबाई तथा व्यास की किसी स्टील की छड़ से जोड़ा गया है। यदि ये मूल लंबाइयां 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर संयुक्त छड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? क्या संधि पर कोई तापीय प्रतिबल उत्पन्न होगा? छड़ के दोनों सिरों का प्रसार छड़ के दो छड़ के सिरों को प्रसार के लिए मुक्त रखा गया है। तांबे तथा स्टील के रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः 2.0 गुणे 10⁻⁻5 प्रति केल्विन और स्टील के लिए 1.2 गुणे 10⁻5 प्रति केल्विन है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कोई एक छड़ पहले समझते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई छड़ कुछ इस तरीके से है। यह एक छड़ है। अब आप क्या करते हैं, इसको अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, जो आप इसको दबा रहे हैं उसका ये विरोध करेगा। विरोध कैसे कर सकता है? वो अपने अंदर से कोई ना कोई बल तो आपके ऊपर लगाएगा ना। मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से आपके ऊपर बल लगाना शुरू कर दिया, तो यही जो आपके बल का विरोध कर रहा है, यही बल जो कि पदार्थ के अंदर से आ रहा है, यह बल प्रतिबल कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रतिबल मतलब बल के विरुद्ध। अब मान लीजिए कि कोई छड़ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, किंतु अब इस छड़ को आप केवल एक तरफ से ढकेल रहे हैं। किंतु अब इसके ऊपर आप केवल एक तरफ से बल लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, अर्थात इसको ढकेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह छड़ अपने अंदर से तो कोई बल लगाएगा नहीं, क्योंकि यह चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पे कोई भी प्रतिबल नहीं होगा। तो प्रतिबल तभी आती है जब दोनों सिरों से बल लगाया जाए, क्योंकि तभी छड़ अपने अंदर वाली बल लाएगी ताकि वो आपके बल का विरोध कर सके। ऐसे ही अगर आप एक और रॉड ले लें कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर इस बार बल कुछ इस तरीके से लगाएं बाहर से, ऐसे, अर्थात रॉड को खींचने की कोशिश करें, तो ये जो रॉड है ये खींचना नहीं चाहेगा। तो इसका विरोध करने के लिए वो कुछ इस तरीके से अपने अंदर से बल लगाएगा आपके ऊपर। तो यहां पे प्रतिबल का जो दिशा होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए कि एक छड़ कुछ इस तरीके से है। यह आपके पास में एक छड़ है। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वह L है। अभी के लिए यह T ताप पर है। तो होता यह है कि जब आप इसके तापमान को बढ़ाते हैं तो इस पदार्थ के अंदर मौजूद जो परमाणु या अणु होते हैं वह तेजी से लगते हैं गति करने, जिसकी वजह से परमाणुओं की जो बीच की दूरी होती है वह लगती है बढ़ने। और इस कारण से यह पूरा ही जो छड़ है इसकी लंबाई हमें बाहर से दिखती है कि बढ़ रहा है। तो अगर हम इस छड़ का तापमान बढ़ा दें तो यह बाद में पहले के मुकाबले लंबा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जो बाद वाली लंबाई होती है मान लेते हैं वह है L प्लस डेल्टा L, और जो इसका तापमान है वह है T प्लस डेल्टा T। वहीं अगर हम इसका उल्टा करें अर्थात इसके तापमान को घटाएं तो इस छड़ का जो लंबाई है वो घट भी जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक तापमान को घटा रहे हैं, वहीं यहाँ से यहाँ तक हम तापमान को बढ़ा रहे हैं। तो तापमान बढ़ाने पे लंबाई बढ़ती है, तापमान घटाने पे लंबाई घट जाती है। तो यहाँ मान लेते हैं कि L माइनस डेल्टा L लंबाई है तथा जो इसका तापमान है वह है T माइनस डेल्टा T। तो जो यहाँ पे डेल्टा L का संख्यात्मक मान दिया जाता है वह दिया जाता है डेल्टा L बराबर, जो प्रारंभिक लंबाई थी वह थी L, और इस छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक जिसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें गुणा किया जाता है जितना अपने तापमान बदला है, जो कि यहाँ पे डेल्टा T है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रखो। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ प्रश्न में हम अगर देखें तो हमारे पास में दो छड़ हैं
जिनकी लंबाइयाँ तथा जिनका व्यास आपस में बराबर है, किंतु वे दोनों अलग अलग पदार्थ से बने हैं। एक तो पीतल से बना है, दूसरा स्टील से बना है, और उन्हें आपस में जोड़ दिया गया है किनारे से। अर्थात स्थिति कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे ये पहला छड़ है, मान लेते हैं कि यह पीतल का छड़ है। पीतल के लिए जो रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया हुआ है वह है 2 × 10⁻⁻5 प्रति केल्विन। अल्फा पीतल को मान लीजिए पी से दर्शा देते हैं, तो अल्फा पी का मान जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻5 प्रति केल्विन। वहीं इसके किनारे हमें स्टील कुछ इस तरीके से जोड़ दिया गया है, कुछ इस तरीके से। ये आपका स्टील है। मान लेते हैं इसके लिए रेखीय प्रसार गुणांक का मान अल्फा एस है, जिसका मान हमें दिया है 1.2 × 10⁻5 प्रति केल्विन के बराबर। इन दोनों की लंबाइयां ही बराबर हैं तथा इन दोनों का व्यास भी बराबर है। दोनों की लंबाइयां 50-50 सेंटीमीटर हैं, कुछ इस तरीके से। तो कुल लंबाई 1 मीटर के बराबर है तथा जो इनका व्यास दिया हुआ है 3 मिलीमीटर के बराबर। यहां इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों ही जो सिरे हैं वह मुक्त हैं गति करने के लिए तथा इनका तापमान बढ़ाया जा रहा है। अर्थात पहले जो तापमान था वह था 40 डिग्री, अब इस तापमान को बढ़ा करके 250 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। अर्थात इनकी जो लंबाइयां हैं वो बढ़ जाएंगी। दोनों ही छड़ रेखीय प्रसार करेंगे। मान लेते हैं कि जो पीतल वाली छड़ है उसमें जो लंबाई की बढ़ोतरी हुई है वह है डेल्टा एल पी। वहीं मान लेते हैं जो स्टील है उसके अंदर जो लंबाई का बढ़ोतरी हुआ है वह है डेल्टा एल एस। ऐसी स्थिति में अगर हम कुल बदलाव लिखना चाहें, अर्थात डेल्टा एल कुल, अर्थात ये जो पूरी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, इसमें अगर हम कुल बदलाव देखें तो वह हो जाएगा डेल्टा एल पी प्लस डेल्टा एल एस। अब यहाँ पे अगर डेल्टा एल पी और डेल्टा एस के मान रखें हम, तो डेल्टा एल पी का मान हो जाएगा, हम 50 सेंटीमीटर को एल बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम डेल्टा एल पी का मान लिख सकते हैं एल अल्फा पी डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा वह हो जाएगा डेल्टा टी बराबर 250 - 40, जिसको लिख सकते हो आप 210। तो यहाँ पे 210 प्लस डेल्टा एल एस का मान, उसकी लंबाई, उसका रेखीय प्रसार गुणांक अर्थात अल्फा एस, और डेल्टा टी जो कि समान है। तो यहाँ पे जो डेल्टा कुल का मान आ रहा है वह आ रहा है एल, और 210 यहाँ से उभयनिष्ठ हो जाएंगे और अंदर बचेगा अल्फा पी प्लस अल्फा एस। इस चीज को हम लिख सकते हैं, एल का मान अगर आप रख दें, एल का मान 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इसे मीटर में बदल देते हैं। तो 50 × 10⁻² × 210 और अंदर में अल्फा पी प्लस अल्फा एस, दोनों का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1.2 और उभयनिष्ठ हो जाएगा 10⁻⁻5। और ये आपकी डेल्टा कुल आई है मीटर में, क्योंकि हमने सारे जो मात्रक हैं उसको एसआई मात्रक में डाल दिया। तो यहाँ पे जो हमें डेल्टा एल कुल मिल रहा है, अर्थात दोनों ही छड़ों के कुल लंबाई में बदलाव, वह मिल रहा है 5 × 21 × 3.2 × 10⁻⁻5 मीटर। इसका मान हमें मिलता है, इसको लिख सकते हैं 35.2 × 10⁻⁻5, और यह बराबर है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदल दें तो 35.2 × 10⁻⁻, और इसे लिख सकते हो आप 0.0352 सेंटीमीटर। ताप बदलने की वजह से कुल लंबाई में 0.0352 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आते हैं हम प्रश्न के दूसरे भाग पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों के बीच में प्रतिबल उत्पन्न होगा। ये पहला छड़ हो गया और ये दूसरा छड़ हो गया, क्योंकि इनके दोनों सिरों को मुक्त रखा गया है गति करने के लिए। अर्थात न तो इधर से बल लगाया जा रहा है न तो इधर से बल लगाया जा रहा है, तो इसमें प्रतिबल उत्पन्न तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संधि पर प्रतिबल का जो मान होगा वह होगा 0 के बराबर। अगर हम इनके दोनों सिरों को मुक्त ना रखते, अर्थात इस छड़ की संरचना को हम किसी दो दीवालों के बीच में रख देते कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे होता ये कि क्योंकि ये जो पूरा छड़ है संयुक्त रूप में ये बढ़ने की कोशिश करता, अपनी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करता, किंतु ये दीवाल जो है वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अर्थात यहाँ दोनों तरफ से दीवाल इस छड़ के ऊपर बल लगाने की कोशिश करता कुछ इस तरीके से। ऐसी स्थिति में यहाँ पे संधि पे प्रतिबल जरूर उत्पन्न हो गया होता। संधि पर ही नहीं, यहाँ पे आप कोई भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते, वहां पे प्रतिबल जरूर होता, क्योंकि तब यह जो छड़ है
यह अपनी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसका विरोध ये दीवारें कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जो संधि पर प्रतिबल है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि छड़ों के जो सिरे हैं वो मुक्त हैं गति करने के लिए, अर्थात यहाँ पर संधि पर प्रतिबल का मान 0 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।